अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे अगला टॉपिक रिलेटेड टू एनीमिया जो कि है पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले इसको ज़रा सा अगर नाम को एक्सप्लेन कर लें। पैरोक्सिज्म का वर्ड हमेशा इस्तेमाल होता है वो चीज़ जो बर्स्ट्स में आती है, यानी एकदम से आएगी और बहुत तेज़ी से एक बर्स्ट आएगा। ठीक है, नॉकटर्नल का बहुत मतलब 2-3 मीनिंग्स है। जो हमारे लिए उसका यूजेबल मीनिंग इस वक्त है वो है वो चीज़ जो रात के टाइम होती है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया, रात के टाइम होने वाली अचानक से जो सांस का मसला होता है, सांस उखड़ जाता है लोगों का, उसे कहते हैं। तो ये वही नॉकटर्नल है और ये रात के टाइम होने वाली चीज़ है। हीमोग्लोबिन यूरिया के हीमोग्लोबिन का लेवल इतना ज़्यादा बॉडी में हो जाए और फ्री हीमोग्लोबिन, ठीक है, आपको पता है नॉर्मली तो हीमोग्लोबिन रेड सेल के अंदर होता है ना, रेड सेल से निकल के फ्री हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए कि वो यूरिन में एक्सक्रीट होने लग जाए, तो उसको हम कहते हैं पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल रात के टाइम अचानक से एक बर्स्ट में इंक्रीज हो जाना, बॉडी में इतना ज़्यादा हो जाना कि वो यूरिन में एक्सक्रीट भी होने लग गई है। ठीक है, तो आपके पास इस प्रोसेस को हम ये नाम देंगे। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन फ्री इतनी ज़्यादा कहाँ से आएगी? जाहिर सी बात है, जब रेड ब्लड सेल्स अचानक से टूटेंगे और शदीद किस्म का हेमोलिसिस होगा तभी हीमोग्लोबिन आपकी फ्री अमाउंट में, मतलब टूटी हुई हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ब्लड में आ जाती है। अब ये सारा सिलसिला क्यों होता है और अचानक से बर्स्ट में रात को ही क्यों होता है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये जो कंडीशन है ये किस तरह से हेमोलिटिक एनीमिया जनरेट करती है, आपको पता है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें वी हैव लिपिड बाइलेयर। ठीक है, हमने ऐसे लिपिड की बाइलेयर बनाई थी और हमने कहा था कि उसमें बहुत सारी ये सारी लिपिड बाइलेयर समझ लें। ठीक है, बहुत बुरी बनाई है बट इट्स फाइन। और हमने कहा था कि इसके बीच में वी हैव सर्टेन प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन के बाद फिर लिपिड बाइलेयर होती है। नॉर्मल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ। और हमने ये भी कहा था कि इन प्रोटीन्स के साथ कई बार वी हैव अटैच्ड ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोलिपिड्स होते हैं, सॉरी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हम उनको कहते हैं। अगर ये ग्लूकोज के यूनिट्स प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर ये लिपिड के साथ अटैच होंगे ग्लूकोज के यूनिट्स तो इसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। आसान लफ्जों में, जाहिर सी बात है बहुत सारी टाइप की यहाँ पर शुगर्स होती हैं, कोई मोनोसेक्राइड्स होंगी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की होंगी और हर शुगर का अपना नाम होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी, मतलब अब रेड ब्लड सेल की बात करते हैं। आपको पता है रेड ब्लड सेल के पास भी एक मेम्ब्रेन है जिसने उसे बाउंड किया हुआ है और वो मेम्ब्रेन इसी तरह के सारे स्ट्रक्चर से बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स और ग्लूकोज अटैच से। अब उसकी मेम्ब्रेन में स्पेशलाइज किस्म के, सिर्फ रेड ब्लड सेल के नहीं, सबकी ही एक्चुअली सारी सेल्स की मेम्ब्रेन में ऐसा होता है, जितने खास तौर पे आपके ब्लड के सेल्स हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इन सब की मेम्ब्रेन में हमारे पास एक स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन होती है, उसे हम GPI कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। ठीक है, इसका नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल से, मतलब नाम से ही कुछ अंदाजा हो जाता है कि कोई चीज़ ये ग्लूकोज से रिलेटेड है। एंड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल का मतलब है कहीं ना कहीं ये फॉस्फेट और लिपिड से भी रिलेटेड है। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ, आप समझ लें, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का कॉम्प्लेक्स किस्म की एक प्रोटीन है। मतलब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं ना, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इनसे मिलके एक स्ट्रक्चरल यहाँ पर चीज़ बनी हुई होती है जो कि सारे आपके ब्लड सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। इसका मकसद क्या होता है? इसके होने की प्रेजेंस की वजह से किसी भी किस्म का जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है तो आपको पता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे नॉर्मल सेल्स के लिए भी डैमेजिंग होती है। उसमें हमने इन्फ्लेमेशन में पढ़ा था कि एक चीज़ आती है हमारी बॉडी में विच इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन में अक्सर कॉम्प्लीमेंट की भी एक्टिवेशन होती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक पूरा बॉडी का सिस्टम है जिसमें C1 से लेकर C9 तक कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब पढ़ा होगा अपनी इम्यूनिटी में, तो आपने ये बात याद है आपको कि आपने पढ़ा था कि C5b678 इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये आपका बहुत ज़्यादा MCQ आया करता था, पुराने बात है, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के। हमारी बॉडी में जब कभी भी कोई इंसल्ट आती है, किसी भी किस्म की इंसल्ट आएगी, जब भी बॉडी में स्ट्रेस आता है तो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस है। कोई चीज़ आपके न्यूट्रोफिल्स को इंक्रीज करती है, कोई क्या करती है, लाइक डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके। उनमें से आपका C5b678 एक चीज़ बनती होती थी जो हमारा होता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जाके मेम्ब्रेन को डैमेज करता है और बेसिकली इसका काम तो तब आएगा ना जब कोई बैक्टीरिया आया हुआ है, कोई ऐसी चीज़ आई हुई है जिसकी मेम्ब्रेन को इसने जाके डैमेज करना है ताकि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, बैक्टीरिया का ना इन्फेक्शन करे। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपकी नॉर्मल मेम्ब्रेन्स को भी डैमेज इक्वली कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, ये किसी भी मेम्ब्रेन पे अटैक कर सकता है। अब अलग अलग ने इस तरह से हमारी बॉडी को सिस्टमाइज़ किया कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं ना, खास तौर पे ये जो आपके ब्लड सेल्स हैं जो हर टाइम ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उन पे ये GPI प्रोटीन थी विच इज़ ग्लूकोफॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल प्रोटीन।
अब ये प्रोटीन जो है ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, ये वाला मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, तो ये जाएगा और हमारे रेड ब्लड सेल्स या कोई भी ब्लड सेल है, सपोज ये है, इसकी मेम्ब्रेन पे भी अटैक करने की कोशिश करेगा। इसको शॉर्टली हम कहते हैं C5 to C9 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जाके इसमें मेम्ब्रेन पे अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारी GPI प्रोटीन प्रेजेंट होती है। वो GPI प्रोटीन इसको अपने साथ जोड़ लेती है और मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने नहीं देती, ठीक हो गया। इसकी वजह से सेल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। अभी पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया आपकी डिजीज होती है जब आपके पास डेफिशिएंसी होती है इस GPI प्रोटीन की, और ये डेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि जिस जीन ने इस GPI प्रोटीन को इनकोड करना उसको पाएगा जीन कहते हैं, ठीक है। तो पाएगा जीन अगर म्यूटेशन में होगी, एक ही सिंगल जीन है, या तो कम्प्लीटली डिलीट होगा या म्यूटेशन होगी। अगर इसमें म्यूटेशन होगी तो ये GPI प्रोटीन नॉर्मल नहीं बनेगी। GPI प्रोटीन नहीं बनेगी तो सेल्स की प्रोटेक्शन कोई नहीं करेगा। कोई सेल्स की प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है सेल्स डैमेज। जब जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आएगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वो आपके एकदम से सेल्स की मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। फौरी तौर पे सेल्स टूटेंगे, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा और आपका बर्स्ट आएगा एकदम से हेमोलिटिक एनीमिया का, ठीक है। ये बात है। आई एम सॉरी, ये फोकस आज बहुत लूज हो रहा है मेरी। अच्छा, तो ये आपका आ जाता है सारा सिलसिला। अब इसमें रात की क्या कहानी है? रात के टाइम व्हेन अ पर्सन इज स्लीपिंग, तो उस टाइम आपको पता है कि हम रेस्पिरेटरी रेट हमारा स्लो हो जाता है। जो रेस्पिरेशन का नॉर्मल रेट है वो स्लो हुआ होता है। स्लो रेस्पिरेटरी रेट की वजह से रात के टाइम हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। ये नॉर्मल बात है, ठीक है। नॉर्मल लोगों में भी ऐसे ही होता है। रात के टाइम बिकॉज रेस्पिरेशन थोड़ी स्लो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होता है तो बॉडी की pH थोड़ी सी फॉल करती है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड है। ये चीज़ एकदम से हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है थोड़ा सा, ठीक है। अब नॉर्मल बंदों में तो GPI प्रोटीन होती है, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कोई काम किसी चीज़ को डैमेज करने नहीं देती, क्योंकि GPI प्रोटीन हर सेल की मेम्ब्रेन पे है, खासतौर पे ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन पे प्रोटेक्टिव है, तो ये किसी को डैमेज नहीं करने देगा और रात आपकी सुकून से गुजर जाती है। लेकिन जिन लोगों में ये प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, जैसे ही वो रात को सोते हैं उनकी बॉडी में ये वाला बैलेंस डिस्टर्ब होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है, एकदम से बॉडी में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है और GPI प्रोटीन ना होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट की सेल्स को डैमेज करता है। वाइट ब्लड सेल्स कम इसके असर में के अंदर आते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में इतना सिवियर एक्शन नहीं करता बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स के पास अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस वगैरह भी है, तो इससे उन पे ज़्यादा सिवियर इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमारे RBCs की मेम्ब्रेन पे बहुत सिवियर इफेक्ट होता है और वो फौरी तौर पे टूट जाती है। शदीद किस्म का हेमोलिसिस शुरू होता है जिसको हम इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस कहते हैं, ठीक है। और ये हेमोलिसिस आपका हीमोग्लोबिन यूरिया कर देता है, जो हमारी इस डिजीज़ का नाम है। उससे भी ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम करती है ना, वो ये कि जब ये हेमोलिटिक एपिसोड शुरू होता है तो जाहिर सी बात है थ्रोम्बाई बनने लग जाता है, थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी कास्केड शुरू हो गई कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ है, उसने जाके एक चीज़ को खत्म किया, दूसरी चीज़ खत्म हुई, तो पूरी बॉडी में थ्रोम्बोसिस के एपिसोड्स आने लग जाते हैं, जो कि आपकी बड़ी बड़ी वेसल्स यानी एब्डोमिनल वेसल्स, हिपैटिक वेसल्स, इनमें जब जाके डिपॉजिट होते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर ये एम्बुलाई बनते हैं और छोटे छोटे एम्बुलाई फिर जाके आपकी मेजर वेसल्स ब्रेन की इन्फेक्ट कर सकते हैं, हार्ट की कोरोनरी वेसल्स में जाके फंस सकते हैं या आई की वेसल्स में फंस सकते हैं, तो ये इस किस्म के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें इसलिए पता चला कि ये सारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स करे बिकॉज हमारे पास एक एंटीबॉडी है, आप समझ लें एक ड्रग है इक्विलिजुमैब, ठीक है। उसका नाम है जी हमारा इक्विलिजुमैब। ये जो ड्रग है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। ये एंटीबॉडी बेसिकली जब बॉडी में हम देते हैं ना, तो इसका काम होता है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करती है। तो इक्विलिजुमैब जब हमने ऐसे लोगों को दी जिनको पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया था, तो उनमें लाइसिस की एपिसोड्स बहुत कम हो गई, जिससे हमें पता चला कि बेसिकली इक्विलिजुमैब ने मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन को ख़त्म किया और इस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन खत्म होने की वजह से पेशेंट की हालत थोड़ी बेहतर हो गई है। लेकिन अब वही बात है कि ये आपकी एक एंटीबॉडी है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है। बॉडी का इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है तो पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि गनोरिया का इन्फेक्शन, नेसेरिया ही का मतलब टाइप का इन्फेक्शन और बाकी जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात खत्म होती है। किसी कोई मसला हुई कि ना? थैंक यू।